शाह साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप लखनऊ की सरजमी से हैं, तो हम लोगों का एक आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। जी, और जी। जी, अ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। धन्यवाद। फैज़ल साहब आ गए हैं? फैज़ल साहब आ गए हैं? आ रहे हैं। अच्छा, फैज़ल साहब नहीं आए और फसीला जी आ गई हैं और सईदा जी आ गई हैं? नहीं आए। मैं आप ही से सबसे पहले वज़ार साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। ओरिजिनली आप ही से था। ये लक्षद्वीप जो अभी है और जो इतना चैन से वो था, लोग घूमने-घामने जाते थे, हिंदुस्तान की बहुत सुंदर जगहों में था। आबादी सत सड़स करीब 65-70 हज़ार, अमन पसंद लोग, उसमें एकदम से भूचाल आ गया है, पिछले 4-6 महीने में। आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर का एक वहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये जो सब समस्याएँ हुई हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब के आने के बाद हुई हैं, जो एक पॉलिटिकल आदमी को बनाया गया, प्रफुल्ल खेड़ा पटेल साहब। आपको वज़ार साहब जब आप वहाँ थे, लक्षद्वीप एज़ अ वो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अवश्य। ये लक्षद्वीप जो मेरी पोस्टिंग थी सन 87 से लेके सन 90 तक थी। और उस समय मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में उस समय तक था। मेरे 5 साल पूरे पूरे होने पे केंद्रीय डेपुटेशन के बाद मैंने स्वयं, राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे जिनके साथ 85 में हम आए थे, लक्षद्वीप की विजिट हुई थी प्रधानमंत्री की। तो फिर मैंने ये ठाना कि मैं लक्षद्वीप ही आना चाहता हूँ प्रशासन के लिए। उसकी वजह यह थी, और इसका इसका बेयरिंग इसके साथ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसकी वजह यह थी कि जो योजनाएं बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में बनाई गई थी, उस समय एक आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि इस छोटे से इलाके में उन योजनाओं का अमल किया जाए, यह देखने के लिए कि ये किस हद तक सफल रहेंगी, किस हद तक जनता की जो मांग है वह पूरी करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मेरी सर्विस के दौरान मैं जम्मू कश्मीर में रहा, मैं वॉशिंगटन डीसी में रहा, मैं दिल्ली में अच्छे अच्छे कार्यालयों में रहा, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी का निदेशक रहा वाजपेयी जी की सरकार के तहत। सबसे बेहतरीन जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो लक्षद्वीप की हुई। और वो क्यों हुई है? एक तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है, और दूसरे वहाँ की जनता। जनता के बारे में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। पूरी तरह पुरअमन, ना वहाँ कोई क्राइम, ना कोई झगड़ा। अगर सामाजिक कोई चुनौती होती भी तो क्योंकि वहाँ के लोग कबायली शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन कबायली उनका मन भी है, वो सब आसानी से आपस में ही तय कर लेते थे। लिहाजा, और ये सेंट्रल क्राइम ब्यूरो का ही रिपोर्ट है कि वहाँ की क्राइम रेट बड़ी लो है, लेकिन जो क्राइम वहाँ रजिस्टर हुए भी है बिल्कुल फजूल जैसे क्राइम। जैसे अभी अभी आपको पता एक सेडिशन का क्राइम लगा दिया गया, ये कोई क्राइम हुआ? ये पूरी तरह से पुरअमन, पूरी तरह से सुरक्षित। क्योंकि रक्षा की बात उठाई जा रही है कि ये एक्सपोज्ड एरिया है। एक्सपोज बिल्कुल नहीं, एक्सपोज इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आपने कहा 32 स्क्वायर किलोमीटर में 66,000 लोगों की आबादी है। और ये कैसी आबादी? ये बाहर से आई हुई आबादी नहीं है, ये वहीं की आबादी है। इसका मतलब है कि वे अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए देश की सेवा कर रहे हैं। उनका मकसद शायद हो कि अपने समाज को ही सुरक्षित रखें, लेकिन उसका असर जो होगा कि कोई गैर आदमी, कोई इन्फिल्ट्रेटर, कोई घुसपैठ वहां आ ही नहीं सकता है। अगर वो वहां बाजार में ही पहुंच जाए
प्रशासन को इस वक्त एक सेकंड में पता चल जाए। और ये सही भी है, क्योंकि उदाहरण जो दी जाती है कि अभी अभी हाल में श्रीलंका से निकलती हुई एक किश्ती कुछ स्मगलर गुड्स और एम्युनिशन लिए जा रहा था और वहां सैंड बैंक पे रुका, वो मरून हो गया, वहां आते आते ही वो पकड़ा गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका प्रश्न ये है कि मालदीव्स का ये मॉडल जो है उस पर क्यों नहीं लिया जाए। उस समय आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बहुत हाई लेवल एक कमेटी बनाई और उसको भेजा लक्षद्वीप, मालदीव्स। उसके अध्यक्ष MGK मेनन थे, जो उस वक्त एनवायरमेंटलिस्ट माने जाते थे भारतवर्ष में। और क्योंकि मैं प्रशासक था, मैं भी उनके साथ था। वहां जाके कई आइलैंड्स को देखने के बाद, वहां के जनता के साथ विचार विमर्श करने के बाद वापस आके आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये रिपोर्ट दिया गया कि मालदीव मॉडल बिल्कुल सही नहीं है लक्षद्वीप के लिए। और उसकी वजूहत भी बहुत सारी थी, एनवायरमेंटली, सोशली, हर लिहाज से मालदीव मॉडल शुड बी एस्च्यूड। और वहां फिर टूरिज्म के लिए खोला गया, अवश्य एक आइलैंड इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए खोला गया, एक अनइनहैबिटेड आइलैंड बंगारा। और वो टेंडर पे उठाया गया केरला के एक होटल चेन, जो बाद में जाके वो बन गए केरला के होटल चेन में उधर इको टूरिज्म का जो इंट्रोड्यूस किया गया वो होटल चेन। और उन्होंने कहते हैं जो डोमिनिक जो उसके मालिक है, वो आपको बताएंगे कि इको टूरिज्म के बाद जो भी उन्होंने सबक सीखे, जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो सब बंगाराम में प्राप्त की। तो वहां की जो वैकासिक आवश्यकताएं हैं लक्षद्वीप की, ये बिल्कुल विशेष है, क्योंकि ये कोरल एटोल्स है। यहाँ की आबादी इंडिजिनस आबादी है, लिहाजा वहाँ जो 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 विकास होगा वो वही हो सकता है जो वहाँ के लोग चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या तजवीज पेश की है उसके बारे में तो आप चर्चा करेंगे, लेकिन ये निर्णय सन 88 से चला आ रहा है और निर्णय आया है after examination by top level environmentalists, ecologists, administrators in the country, कि जो लक्षद्वीप में और अंडमान में जो वैकासिक विकल्प किया जाएगा, जो विकासिक योजना बनाई जाएगी, वह भारतवर्ष के दीगर हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और विशेषतः उन लक्षद्वीप के लिए होगी। लक्षद्वीप और अंडमान का भी जो वैकासिक योजना है वो भी अलग अलग होगा। क्यों? अंडमान वोल्केनिक आइलैंड्स है, लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स वोल्केनिक आइलैंड से कहीं ज्यादा नाजुक है और उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाने के लिए जाहिर है एक प्रशासक को वहां बैठना होता है, लोगों से विचार विमर्श करना होता है, स्टडी करना होता है। किंतु ये मिस्टर प्रफुल्ल खुडापति कभी कभी जाते हैं वहां, कभी कभी जाते हुए उन्होंने वहां कोविड भी ले आए। एक तो तरक्की उन्होंने ये किया, विकास ये किया कि कोविड ले आए, जो उधर कभी था ही नहीं। और अब वो और ऐसे वैकासिक ये प्रकार के बताते हैं योजनाएं जो कि वहां के लिए उचित बिल्कुल नहीं। और मैं अब कह रहा हूं कि उचित नहीं है। अब बाकी जो आप सुनेंगे स्पीकर से आप ये पाएंगे, किंतु यह उचित नहीं है। यह आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने रिकमेंडेशंस है जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। तो ये इस हद तक मैं आपसे अभी ये इतना ही कहता हूँ, लेकिन इसमें इसके साथ साथ ये नोट करने की आवश्यकता है कि जो पटेल साहब कहते हैं कि वहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं है। वहाँ उन आइलैंड में हर एक आइलैंड के अंदर ये सोलर पावर है, जो कि और भारतवर्ष के बहुत सारे हिस्से हैं। गुजरात के अपने
बहुत सारे गांव होंगे जहां सोलर पावर नहीं है। विंड एनर्जी है कावरत्ती में, उसके हेडक्वार्टर, उसका बंगाराम जो रिजॉर्ट था वो सोलर पावर ही चलता था। अच्छा, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज घर घर में, वहां बच्चे जैसे, और ये आपकी फसीला बेगम यहाँ अभी है, वो आपको जाहिर करेंगे लेवल्स ऑफ एजुकेशन पुरुषों में, महिलाओं में। भारतवर्ष में उत्तम जगह पे, उत्तम स्थान है लक्षद्वीप का। हेल्थ फर्टिलिटी रेट उनका बहुत कम है भारतवर्ष से। इस पर पंचायत के लोग के मेंबरों को कहते हैं कि 2 ही होंगे। हर लिहाज से लक्षद्वीप अधिक वैकासिक है बाकी हिंदुस्तान से, और वहां ये विकास लाना चाहते हैं जिससे सारे वहां के लोग बिल्कुल बेदखल हो जाएंगे। इतना ही मुझे कहना था इस समय, औरों से आप बात से। सैदा आपा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सैदा हमीद साहब आपको डिस्कशन में ले आए। अभी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात एक कमीशन की बात की है वजाहत साहब। मेरा जो है उसकी आप भी एक समय मेंबरान थी, जो जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात कर रही थी। पहले मैं थोड़ा कर लूं, ये विकास एक तो कौन है, कहां से आएगा, कहां गया, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। लेकिन विकास के पैमाने, जो स्टैंडर्ड्स है, वो भी डिफाइन होने चाहिए। क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि मैं जहां से आता हूं कि अगर मेरा अर्थ वाटर, पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो वो विकास नहीं हो रहा है। आप मुझे लाख मॉल दे दीजिए और ओवर ब्रिज दे दीजिए, इफ माई ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, मेरा विकास नहीं हो रहा है, मैं कहीं फंस रहा हूं। अगर मवेशी और आदमी का रेशियो डिस्टर्ब आप कर रहे हैं तो मेरा विकास नहीं हो रहा है। पैमाने ये होने चाहिए, लेकिन पैमाने हम लोग के बदल गए हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, आप उस कमेटी की मेंबर करीब आज से 15-20 साल पहले थी। आप लोगों ने क्या डेवलपमेंट प्लान दिया था? आप लोगों को क्या लगा था कि लक्षद्वीप में क्या होना चाहिए? क्योंकि क्या ओवरब्रिज बनाना, बुलेट ट्रेन बनाना, मॉल बनाना ही विकास है? जी, बहुत शुक्रिया आनंद भाई। और अभी हमने वजाहत साहब से सुनी बात, जिनका बहुत लंबा तजुर्बा है वहाँ का। और मैंने आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी देखी 10 साल तक, और ये समझिए 2014, लगता है कि एक सदी गुजर गई, मगर अभी सिर्फ 7 ही साल गुजरे हैं जब से मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ख़त्म हुई है। मगर दिल से मैं अंडमान और लक्षद्वीप दोनों जजीरों से मैं जुड़ी हुई हूँ, आर्चिपेलगो से जुड़ी हुई हूँ। आपने एक बात कही, पैमाने की बात, वो बहुत ही ज़रूरी बात है, और उस पर अभी वजाहत साहब ने भी उस पर बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, और ये ऐसा लगता है कि, माफ़ कीजिएगा, एक लड़की है, उसका नाम है शायद आयशा सुल्ताना, उसने कोई ऐसा एक्सप्रेशन किया था कि उस पर FIR लग गया। पर मैं ये कहती हूँ इस उम्र में और जिम्मेदारी के साथ कि ये तो वाकई एक टाइम बॉम्ब है। इसलिए क्योंकि अभी एक खबर मैंने चंद मिनट पहले, इस प्रोग्राम से पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, कोई मैगजीन है बंबई से, और उसके लेखक हैं P मनोज, और उन्होंने ये लिखा है कि 150 की रिजॉर्ट्स आर बीइंग प्लान्ड। अब वो कालपेनी में हैं या एक जगह का नाम उन्होंने और दिया है, जहां क्या ये वजाहत बताएंगे, चेरियम कोई जगह है वहां के लिए, और ऑर्डर हुआ है वहां। अब ये बिल्कुल रीसेंट न्यूज है कि जो मछुआरे हैं, वो जो अपने टेम्पररी वहां पड़ाव लगाते हैं, उनको ऑर्डर हुआ है कि इसको फौरन यहाँ से हटा लिया जाए। तो एक तरह से एक अनबिलीवेबल स्पीड से काम हो रहा है। एक तरफ अली अस्कर ऑर्डर पे ऑर्डर जारी कर रहे हैं, एक तरफ कोई अनबरासू हैं, अब ये फसीला विल टेल अस हू दिस अनबरासू इज, वो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी इनका एक ऑर्डर है, वो भी मैंने अभी पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बहुत नाराज हैं कि काम बहुत स्लो चल रहा है। ये भी एक तरह से डांटा है उनको। और आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और इस पे मेरे ख्याल में वजाहत से अच्छा कोई नहीं इस पे बात कर सकता, और वो ये है कि जो इन्होंने एक
लक्षद्वीप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन ने जो खत जारी किया है, और उसके लिखने वाले हैं फतहुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया है, वजाहत बताएंगे कि कार्डर रिव्यू जो कर रहे हैं वो सर्विसेज से कंसल्टेशन नहीं किया गया है, और अस्कर अली से कहा गया है कि रिपील ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस कार्डर रिव्यू। और उसके अलावा ये भी है कि एक चिट्ठी निकली है 2 लड़कियों की, जो उन्होंने अपनी 2 छोटी लड़कियों की, जो उन्होंने वहां अपने माँ बाप, अपनी ग्रैंड मदर्स, अपने नाना दादा, सबकी जो हालत देखी है और उसकी जो तर्जुमानी की है, दैट इज द ह्यूमन इंटरेस्ट। यानी पूरा उनका जिंदगी का दारो मदार जो है वो हिल गया है। तो इस तरह जब एक ऐसी जगह है जिसको वजाहत ने अभी कहा कि ये कोरल अटोल्स हैं, ये वोल्केनिक नहीं है, इस पे हम बम्बई और दिल्ली की पैराडाइम थोप नहीं सकते, ये कब, ये रियलाइजेशन कब आएगा? और जब मैं ये देख रही थी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उस वक्त नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयर ऑफ दैट आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और राजीव गांधी के जमाने में हमको वजाहत साहब ने बताया है कि उस जमाने में खुद गए थे वो वहां, और उसको वहां एक एक चीज को उन्होंने, उस वक्त ये वहां एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने चूज किया था वहां जाना क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लक्षद्वीप, मगर ये उस वक्त यानी उसकी स्टैचर देखिए कि क्या था दोनों आइलैंड्स का, और दोनों में हम लोगों ने बहुत सर मारा, क्योंकि उधर जो वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है जारवाज, उनकी जिंदगी जो थी वो खतरे में थी, उनकी आइडेंटिटी खतरे में थी, ओंगीज जो थे उनका मसला अलग था, और इन लोगों का कम से कम उस वक्त ये था कि अपनी, जैसे एग्जैक्टली व्हाट ही डिस्क्राइब, अपनी जिंदगी चैन से गुजार रहे थे, अपनी जिंदगी खुद ही डील कर रहे थे। विलेज पंचायत जो थी वो उनमें ताकत थी, कुव्वत थी, और चला रहे थे वो लोग अपना काम। अब इंटरफियर करके मालदीव्स, उसको मालदीव्स बनाना, ये कितनी नादानी की बात है। इसको यानी नादानी भी नहीं है, ये दीदा, ये जैसे कहने चाहिए कि इट्स ए डिलिबरेट मूव। अच्छा, मैं कम्युनल एंगल लाना ही नहीं चाहती क्योंकि इसको लोग बहुत कम्युनलाइज करेंगे, मगर इसको कम्युनलाइज करना बहुत गलत है। एक जर्नल मैंने देखा, उसका नाम उदय है। अब मैंने ढूंढा इस प्रोग्राम में आने से पहले, मेरे मेल में कहाँ खो गया। उसमें इतनी मिस्चिवस बातें लिखी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह से, मतलब पूरी जस्टिफाई किया। और एक तस्वीर थी कि कुछ जैसे कहते हैं ना टेररिस्ट, मुंह पे काले पट्टियां बांधे हुए और शिप में आ रहे हैं, जैसे कि वो एक तरह से बाहर के किसी आतंकवादी या टेररिस्ट हेवन्स में से लोग आ रहे हैं लक्षद्वीप को टारगेट करने के लिए। मैं काश के उसका आपको हवाला ज्यादा दे सकती, मगर ये मेरी चश्मदीद गवाही है, आज सवेरे मैंने उसको देखा था। तो ये इस सिचुएशन में हम इस वक्त हम फंसे हुए हैं, और उस पे अच्छा किया कि आपने हमें, हमारे दिल की भड़ास निकली कुछ आपसे बात करके, और बात को आगे बढ़ाइए आनंद भाई। मैं सैदा आपको एक चीज बता दूं, मैं रोज पूजा करने वाला हिंदू हूँ, रोज पूजा करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ घर से निकलने से पहले। लेकिन ये जो बांधा हूं ना हाथ में, ये किसी मुसलमान ने बनाया है, जिसको हम लोग रक्षा बोलते हैं, यहाँ के उसमें रक्षा बोलते हैं या कोई धागा बोलता है। ये बनाने वाले आजमगढ़ के सब मुसलमान हैं, जुलाहे लोग हैं। तो हमारी इस तहजीब को आप अलग नहीं कर सकते। मेरा फसीला आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि आप बहुत छोटी हैं, आप हम लोगों की मतलब बेटी से भी छोटी उम्र की हैं। उसको नहीं रखते हो क्योंकि इतने यंग लोगों का आना मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो पता था कि वहां पे जो एफआईआर होती थी लक्षद्वीप में, वो ज्यादातर एफआईआर होती थी अगर कोई स्कूटर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए या उसमें इंश्योरेंस क्लेम वो करना है, तो वो एफआईआर के बिना उसके इंश्योरेंस क्लेम होता नहीं, तो एफआईआर कर दी जाती थी। मोरलेस नो क्राइम वो थी भाई, केंद्र शासित प्रदेश था। आपने अभी वहां पे अब
FIR भी होने लगी हैं। आयशा सुल्ताना पहली उसका उनके ऊपर सेडिशन और कौन सी FIR की बात होने लगी। आप लोगों का केस क्या केरल हाईकोर्ट जाता है? क्योंकि अभी बीच में चलने लगा कि नहीं केरल नहीं, इसको कर्नाटका भेजो। अब वो एक समस्या ये भी रहेगी जो मुझे लगता है, मैं आपसे समझ लूं, कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो मलयाली के पास है, वो मलयाली मतलब लोकल लैंग्वेज और मलयाली है। अब केरल हाईकोर्ट में अगर आप जाती हैं, आई मीन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई मीन दैट आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। मैं जो बात कर रहा हूं मेरे ख्याल में आप समझ नहीं, अदरवाइज आई कैन रिफ्रेज इट। नाउ यू गो टू केरल हाईकोर्ट and people whosoever is there, whatever is their cases, they are more comfortable with Malayali. It is their mother tongue. Now if there is a lobby which says no, it should be attached to Karnataka and things like that, there will be a problem. You as a lawyer, you feel that there will be a problem shifting to Karnataka? Yes, that would definitely be a problem. First of all, to have an idea like that itself, the intention behind it, something like that, is questionable. Because see, first of all, our attachment or our relationships with Kerala goes down history a lot. It has a long history. It is not only linguistic, it's geographical, it's cultural. There's a lot of history behind that. Even speaking about it technically, we have 3 lower courts in Lakshadweep, wherein all documentations take place in Malayalam. So, in that scenario, I don't know, it is going to be practically impossible if you change the High Court to Karnataka and suddenly everybody has to learn Kannada. It is practically impossible, and I don't know what is the intention behind, even if there is a talk like that, what is the intention behind that kind of a talk? And it is not the as I understand, it is the prerogative of the parliament to extend the jurisdiction of high courts to union territories. So, but as I understand, nothing that this administration is doing has been done in consideration of the welfare of the people, or what is good for them, or the geography, or the culture, or the ecological structure of that area. See, ideally, any administration or anybody who's put into a public office, which is for the welfare of the people, ideally he should be spending some time understanding that place, that people, the geography, the ecology. Now, if you see especially when you're talking about a place called Lakshadweep, which has an indigenous tribe, which is so geographically isolated, and ecologically so sensitive, the people who come in to govern this area, ideally they should spend time first understanding, educating about that place. But if you see the functioning of this administrator, right since the time he has come in, there has been just slew of mindless, I would say mindless reforms, in mindless regulations and orders in the name of reforms, be it closing down of Anganwadis, retrenching of casual laborers, bringing in very, very unconstitutional and draconian regulations such as Lakshadweep Development Authority regulation, removing the sheds of fishermen, all these things done during a pandemic, and that pandemic in our islands was brought about by his own misgivings, his own missteps. And as you said, in an area where crime rates are so low, even if you see the chronology of it, as I understand, in December he took charge when the new SOP was brought in, when the quarantine rules were removed. There were a lot of protests that happened in the ground level. There were panchayats which moved resolutions against it. Probably, as I understand, that is where this administration realized that these are people who are politically aware and are going to protest, are going to raise voices against what's happening against them. The only idea I understand behind PASA is that it is something, a Gunda Act that is brought about so that people don't raise voices against them. If anybody raises voices, their voices needs to be scuttled. And that is a clear example that has happened in the case of Aisha Sultana, is what I feel. As you said about Aisha Sultana, Fasila, we also want to know the very briefly what the case was and where the status is, where it stands today. Aisha Sultana case.
As it stands today, Aisha had moved to the Kerala High Court for anticipatory bail, and yesterday absolute anticipatory bail was given to her, and the court also observed that prima facie no case of sedition would stand against her. So, and she had been asked to go for inquiry to Kavaratti, and she appeared before the police. There was inquiry, and as I understand, there were like 8 hours of inquiry, 8 hours of questioning that was done. All her social media, WhatsApp, everything was questioned. Like, see, if we see the laws that Supreme Court has laid down, the precedents of Supreme Court, as late as the Vinod Dua case, the Supreme Court guidelines regarding sedition is very clear. So it might be the scenario that she might not be punished in a court of law, but this process that she has to go through, this itself is a punishment for her, right? So that's what the administration is trying to do right now. Thank you, Fazila. I will come back to वजह साहब, मैं आपके पास फिर वापस आ रहा हूँ. मैं एक चीज अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मालदीव्स क्यों बनाना चाहते हैं. मतलब उसका कोई कारण होना चाहिए ना. जैसे मैं इससे पहले जो सेशन था उसका नाम ही हमने ये रखा था कि कश्मीर पे सेशन था कि कैन वी गेट बैक आवर हेवन अगेन. आप एक अच्छी खासी जगह है लक्षद्वीप, उसको मालदीव्स क्यों बनाना चाहते हैं. मैं जरा आपसे भी समझना चाहूँ, why the government of India, why any administrator, why anyone wants to make it Maldives. अच्छा, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, यही प्रश्न था आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने सन 88 में कि मालदीव्स इज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट. वहां लाखों रुपए लोग आ रहे हैं, पैसे वहां बनाए जा रहे हैं. मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू हैड बिकम टूरिज्म. तो क्यों ना इसी प्रकार से, क्योंकि लक्षद्वीप सिमिलर है, कोरल अटोल ये भी है, कोरल अटोल वो भी है, इंडिजिनस पॉपुलेशन यहाँ भी है, इंडिजिनस पॉपुलेशन वहां भी है. तो क्यों ना इसे लक्षद्वीप मतलब मालदीव्स को एक मॉडल समझते हुए उसकी ओर इसको बनाए, उसका विकास उसी प्रकार से करें. इसलिए ये फैसला हुआ था. किंतु जैसे मैंने आपसे कहा, वहां स्टडी करने के बाद ये पाया कि वो जो मॉडल है वो कोई मॉडल लक्षद्वीप के लिए है ही नहीं. उसकी बहुत सारी वजह है. अगर मैं उसके लॉन्ग स्टोरी, किंतु इस समय एक विशेष कार्यक्रम जिसको वो पुश कर रहे हैं आपके प्रशासक साहब, ये वाटर विलास. ये वाटर विला की बात वहां के जो सचिव रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे भी इसके बारे में बातचीत की थी उस जमाने में. मैंने कहा ये वाटर विलास बिल्कुल उचित नहीं है लक्षद्वीप के लिए. क्या है वाटर विलास? वो एक कॉटेज है जो लगून के अंदर बनाया जाता है स्टिल्स के ऊपर. अच्छा, आपको स्टिल्स पे बनाने के लिए खोदना पड़ेगा. क्या खोदेंगे आप? कोरल रीफ खोदेंगे आप. कोरल रीफ के ऊपर आप बनाएंगे. अच्छा, मालदीव्स के पास कोई मानसून नहीं है. इट इज नॉट इन द मानसून जोन. लक्षद्वीप इज इन द मानसून जोन. वहां फसीला आपको बताएंगे कि कदमत में वहां एक डाइविंग स्कूल है, वहां ट्रेन करते हैं प्रोफेशनल डाइवर्स को. और लक्षद्वीप के ये जो सियाहत का प्रोग्राम बनाने से, टूरिज्म का प्रोग्राम बनाने से, वहां बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं हुआ स्क्यूबा एक्सपर्ट, स्क्यूबा डाइवर्स. वो लिए जाते हैं मुंबई, गोवा वगैरह लोगों को सिखाने के लिए. अच्छा, वो इधर स्कूल. लेकिन ये जो कॉटेज है ये एक जेटी है, उसके एंड पे बना हुआ है ट्रेनिंग के लिए. लेकिन हर मानसून में उसको डिसमेंटल कर देते हैं. अच्छा, जो वाटर विला है उसको आप डिसमेंटल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए का खर्चा है वाटर विला बनाने में. जबकि कॉटेजेस जो वहां बने हैं, these are all coconut textile cottages और कोकोनट स्ट्रॉ की इनकी छतें हैं. इनमें एसीज है ही नहीं. फिर भी लोग पैसा दे के आना चाहते हैं लक्षद्वीप. क्यों? क्योंकि वहां की हवा ऐसी है, साफ है हवा और ठंडी है. और खासतौर से जब बारिश होती है तो बहुत ठंडी हवा हो जाती है, लाइट स्वेटर की भी जरूरत पड़ती है. तो ये सारी चीजें हैं. इसमें मालदीव्स तो मॉडल है ही. मालदीव्स में अब आप एक आप बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से आप ये वो करना चाहते हैं. मालदीव्स को आप जानते हैं, इट हैज बीन सब्जेक्ट टू 80s में वहां एक कू हो गया था, आपको याद होगा. जो बाहर के लोग आए, श्रीलंका से लोग आए,
और उन्होंने गयूम सरकार को गिराने की कोशिश की, जबकि हमने अपनी अपनी सेना को भेजनी पड़ी वहां बचाने के लिए, क्योंकि रात भर उनको पता ही नहीं चला था। क्या ये सिक्योरिटी आप देना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां तक लक्षद्वीप का ताल्लुक है और मालदीव का ताल्लुक है, लक्षद्वीप में जगह नहीं है। मैंने आपसे कहा 32 अभी बता रही थी सैयदा जी की चरियम वगैरह कुछ ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं जहां वो कहते हैं हम डेवलप करेंगे। अच्छा, ये अनइनहैबिटेड आइलैंड्स, इनमें पानी की किल्लत है, पानी की कमी, फ्रेश वाटर की कमी। फ्रेश वाटर के बगैर आप क्या बनाएंगे, कैसे आप बनाएंगे टूरिस्ट रिजॉर्ट? आपको फिर पानी ला के उधर स्टोर करना होगा। आप समझ सकते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा एनवायरनमेंट पे। दूसरी बात, इसमें आप पूछते हैं ये क्यों? इसमें सिर्फ ये लगता है, और ये बात स्पष्ट है, कि सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है। लोग इसमें से पैसे बनाएंगे, जो धनी लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, बाकी दुनिया के, वो आके यहाँ पैसे लगाएंगे, पैसे कमाएंगे, और पैसे कमा के वो निकल जाएंगे जब तक कि जो कोरल रीफ्स हैं खत्म हो जाएंगे। मालदीव्स इज फेसिंग ए थ्रेट टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। वहां की सरकार ये देख रही कि हमारी आबादी कहाँ ले जाकर सेटल करें, जहां वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मालदीव डूब रहा है। अब कोरल, जहां तक इस कोरल का ताल्लुक है, these are living organisms, these are not skeletons, these are not dead organisms, किंतु इनको खतरा अवश्य है, जैसे I call them fragile। और लक्षद्वीप में 3-4 साइक्लोन अभी हो चुके हैं, इनके नतीजे में इन रीफ्स को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर और ठोस लें, और क्राइसिस ठोस लें? आप चाहते हैं कि रीफ खत्म हो जाए? लगता तो ऐसे इसलिए कि ये जो रेगुलेशन निकाले इसमें एक और क्लॉज है, माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब माइनिंग क्या करेंगे आप लक्षद्वीप? इसको बैन किया। मालदीव में शुरू में ये था, अलाउड था, they have banned it, क्योंकि it is a direct prescription for damaging the reef। किंतु वो जो लाइमस्टोन है, जो कोरल स्टोन है, it is a very rich resource for cement production। और आपको पता है पिछले 2 साल पहले हुए थे कि गोवा में, गुजरात में एक केस चला गया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जब वहां कोई लोग ये माइनिंग करना चाहते थे, सीमेंट फैक्ट्री लगा के। तो क्या प्रश्न यह उठता है कि क्या यहाँ आइलैंड्स पे सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? ये प्रश्न जाहिर है इनका जवाब दें। हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आप कीजिए जवाब। किंतु जैसे आप देखते हैं, ना कानून ना इंसाफ से इन्हें लगता है कि कोई मतलब है। सैदा आपा, एक चीज और मैं, क्योंकि फसीला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी और उसको मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूं। आयशा, ये देखिए, आयशा सुल्ताना को शायद कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई केस बनता ही नहीं है, लेकिन एज शी राइटली सेड कि जो ट्रायल होता है ना, यही पनिशमेंट होता है। वो लड़कियां जो नताशा नरवाल और कलिता को आपने 1 साल जेल में रखा बिना कारण, जिसपे हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की, वो साल कौन वापस देगा? हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि मैं मानता हूं देश की सुरक्षा के लिए आपको ये सब केस चलाने होते हैं, लेकिन अगर गलत नियत से किसी ने किया है, गलत केस हुआ है, तो उस पर आपको नहीं लगता, आप तो सरकारी तंत्र का हिस्सा रही हैं, आप प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही हैं, अगर उस आयशा सुल्ताना का अभी तो शुरू हुआ है, अभी वो कितने दिन में वो इससे बाहर निकलेंगे, वी डोंट नो। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए भी किसी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए? सैदा आपा, पहले आपसे पूछ लूंगा, फिर फसीला जी आपके पास आऊंगा। जी, ऐसा है आनंद भाई कि देवांगना कलिता और नताशा नरवाल और गुलफिशा अहमद, इनकी जिंदगी कोई वापस नहीं दे सकता। और चाहे वो ये 3 लड़कियां हों, चाहे वो आयशा सुल्ताना हो, और चाहे वो बहुत से नौजवान हों जिनको बेकसूर और किसी ठोस वजह के बगैर जिनके ऊपर ये कानून थोपा गया है, जिसपे आपने भी अभी डायलॉग किया है।
तो मैं ये समझती हूँ कि इस पे जो आयशा पे असर पड़ेगा, उसकी सेहत पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जहनी तौर पे वो यकीनन उस पे बहुत बड़ी चोट लगी है, और यानी पूरी जिंदगी जो है वो उसकी एक तरह से टूट गई है इस वजह से। और बेल के लिए भी कहाँ से फंड आएगा बेल के लिए? अच्छा, ये बात मैं एक बात रखना चाहती हूँ। दूसरी बात, अभी जो वजाहत साहब ने कहा है, जो इसकी बात की है चरियम की और सुहेली की और काल्पिनी की, आई थिंक फसीला यू वुड बी एबल टू सॉर्ट ऑफ रियली रिलेट टू दीज अनइनहैबिटेड जो हैं, उसमें जो इन्होंने जो कही गई प्योर कमर्शियल इंटरेस्ट कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। यानी एक तरह से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पे उस वक्त अडानी के नाम पे उस वक्त लोग थूक रहे हैं। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड्स इन योर वेरी एलिगेंट प्रोग्राम, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। वहां भी पहुंच गए हैं। तो क्या हम अपना, जिसको इस वक्त थोड़ा सा मैंने इसको देखा कि इस वक्त साइंटिस्ट ने 60 साइंटिस्ट ने एक कलेक्टिव है जिसने इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है LDAR 21 को विड्रॉ करो, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि लक्षद्वीप इज होम टू इकोलॉजिकल मार्वल्स that are completely unique in India. तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से, अपने कॉर्पोरेट्स के लिए एक प्ले ग्राउंड बनाने के लिए हम अपना यूनिक इन इंडिया जो हमारे पास है उसको हम एक तरह से बाजार में लेके आए हैं। और वजाहत साहब ने तो बहुत जो बात कही मिनरल्स के बारे में, और ये जो कहा उन्होंने कि माइंस एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो जो सबसे नाजुक लफ्ज यूज किया था शुरू में जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो एक तरफ उसकी नजाकत है, दूसरी तरफ उसकी यूनिकनेस है, और तीसरी तरफ उनकी, वो तो ये कहते हैं, जो 2 बच्चियों का लेटर मैंने आपको बताया, 2 छोटी लड़कियों ने लेटर लिखा है, वो अभी इट्स ऑल इन द मीडिया। तो उन्होंने ये लिखा है कि हम तो ये चाहते हैं, एंड आई थिंक फसीला आल्सो सेड that we want good communication with Kochi. We want to go and educate. मैं जब गई थी तो कितनी लक्षद्वीप की लड़कियां क्वायर में और कहाँ सब ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। हमें वो चाहिए कि हमें वहां से कनेक्शन चाहिए, कि हम वहां से तालीम हासिल करके हम वापस आए। तो आप उनकी डिमांड्स पे तो आप ध्यान नहीं दे रहे। आप बच्चों को तो हैं, उनको तो आप प्रोटीन से भी डिप्राइव कर रहे हैं। भला किसकी मजाल है कि अगर बजट में, अगर बजट के अकॉर्डिंग अगर मिड डे मील्स या आंगनवाड़ी के जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो बजट में रहे, तो उसमें चिकन दे के, अंडे दे के, क्या दे, उस पर भी रोक लगाना, यानी एक तरह से। और देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात भी वजाहत ने उठाई, और मैं बड़ी मुश्किल से हमारे एक्टिविस्ट ने अपनी जान दाव पे लगा के ये किया है, मगर कितनी गलत इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। आरटीआई का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो इस वक्त अभी एक इनके कॉलीग हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, ये इनके वजाहत साहब के कॉलीग हैं, उनका नाम है उमेश सहगल, वो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा और उसको भेजा, सोच के कि इतनी बड़े ओहदे पे रह चुके हैं। वो काफी मायूस से लग रहे थे मुझे, कि उन्होंने कहा न सिर्फ ये कि जवाब का तो होम मिनिस्टर को लिखा, मगर बहुत से लोगों को कॉपीज भेजी, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर, वेरी सपोर्टिव, मगर एक मतलब थोड़ा सा माइल्ड सा भी था, वो उतना ज्यादा वो नहीं था, बहुत ज्यादा इन्वेक्टिव्स नहीं उन्होंने किए, भाई सिविल सर्विस का शायद ये तरीका होगा। मगर उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनको जवाब नहीं आया, किसी ने एक्नॉलेज भी उनको नहीं किया। तो जब एक तरह से, यानी हमारे मतलब कुरान शरीफ में ये है, ये मैं आपने अपने धागे का हवाला दिया, मैं कुरान शरीफ का दे रही हूँ, कि लोग उसमें है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, यानी अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं। तो ये इस वक्त इस सूरत हाल से हम
इसमें we are stuck in this situation. Fasila, Fasila ji, I will be coming to you. Certain things which Saida ma'am has raised, if you can answer that, and then I have a question for you. Yeah. Yes. First thing, yeah. Currently the biggest issue that we have is that all these times we have been protesting and we have not even received one reaction or something, anything, not even a reaction from the center government, anything from the center. So this is the first time people of Lakshadweep are raising anything, even in terms of a, forget protest, even in terms of a request, there is nothing that is gone from us to the outside world. This is the first time we are asking the world for something. To say, we are just saying that, just leave us alone. Just don't affect the peaceful life that we have been living all these years. And there is no one reaction that has come from the center government. And even though, like, once it is our MP has gone and met Home Ministry, and he has assured apparently that he will not do anything that's not for the welfare of the people. But even as late as 2 weeks back, the administrator gave some interviews to the Week, in which he's clearly justifying what he's doing. He's justifying LDAR. He's saying that people are protesting because people lack knowledge. People don't understand. That is why they are protesting. So we are not seeing any signs of this administration backing off from these things. Even as late as this 2 weeks back, under the Land Tenancy and Land Revenue Act of Lakshadweep, people have got notices of eviction, citing these are Pandaram lands. And even today, the administration is going around pondering on the fact that, these Pandaram lands belong to the government, so we can evict you from these lands. But as I understand, and as the history of Lakshadweep, if we understand, these lands belong to the community, the indigenous tribal community. You cannot just, even like in areas like Kavarati, half of the land is Pandaram land. How can people survive if you're just going to give eviction notices and then bring in regulations like LDAR, which are clearly talking about Section 72 of the regulation clearly about evictions. And also the regulation does not say anything about rehabilitation or resettlement. Even if it talks about in a population that is so, in an area that is so densely populated, where do we rehabilitate people? Talking about the developments that you're going to bring in, even if you're going to evict us, where do you rehabilitate? Are we going to live in the sea? And another thing is they are talking about developments, comparing about developments in Maldives. As I understand the kind of tourism model that has been going around in Maldives, those high-end tourism projects, the profits generally don't come to the local population. The profits are reaped by the international tourist corporates that are working there. See, in a Maldives scenario, they more or less do not have a choice. It's their economy that is dependent on that kind of tourism. We are a very small union territory of a very large country called India. India does not need to survive on tourism of Lakshadweep being developed like that. And in terms of economy also, we are contributing to the country by providing a huge chunk of exclusive economic zone, huge area of economic zone to the country by being a part of India. And what we need to do today is understand that Lakshadweep as it stands today, given the effects of climate change, given the effects of sea level rising, given the effects of coral erosion, as it stands today itself, we are in an existential crisis. The inhabitation in the islands in the coming generations itself is questionable. In that given scenario, given how strategically important the country considers Lakshadweep to be, the priority should be to protect this area, or to rather recover from the damages that has already caused ecologically in this area, rather than proposing developments that are bad for the people, for the ecology, and for the geography of this area.
Sudhanshu, you have a question or should I go ahead? Okay. Fasila ji, I also have a question. The young population of Lakshadweep, they go outside the, the state, or they go outside India, or they go outside, because Lakshadweep can offer certain limited occupations and limited vocation. So how you young people pursue your career? See, given the scenario, just with the caveat, even I stay in Lucknow. Most of the young people are not staying in Lucknow now. They have gone out. I mean, they are working somewhere outside. Because the opportunities are much more outside Lucknow. yes. See, given the scenario of Lakshadweep, how geographically small and fragile it is, and how densely populated we are a population who have always understood our geographical constraints. We do not want big multi-speciality hospitals coming in Lakshadweep. We understand that it might not be possible. We do not want every kind of college that can be built in Lakshadweep. We understand the practicality of all these things, and we are very happily living like this. We are very much a part of India. To connect to any part of mainland, to be dependent on them and live like that, that is the kind of lifestyle we have adapted over decades, and we do not have issues based on that. But whatever kind of development that can happen in the area, we need that, but that shouldn't be something that affects our land ownership rights, our ecology, or our very existence sometimes. So we understand our constraints, and we have lived through it like that. It is, see, it as rightly Habibullah sir said, that even after these constraints, even as we stand today, according to United Nations Development Program, in India, we come fourth among the Human Development Index, and we have a very high education rate. So in that scenario, we are developing given our constraints, and human development in Lakshadweep is pretty high. So we are we want development. Yes, definitely, in terms of health and infrastructure, we want development inside our areas, but not developments that would affect our ecology and our culture and our definitely not our rights and liberties. थैंक यू सो मच फसीला जी. वजाहत साहब, आपके पास एक चीज और समझने के लिए आ रहे हैं. आज दुनिया एक नए दौर से गुजर रही है, और जहां पे मैरिटाइम का बहुत वो है, और खास करके सामरिक दृष्टि से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से, आज चाइना जो है वो सी पे कब्जा करना चाह रहा है. वो कहां जहां पे आइलैंड नहीं दिए, वहां जाके नए आइलैंड बना रहा है उसमें. तो आप क्योंकि वहां रहे हैं, आप प्लानिंग के उस पर भी रहे हैं, आप इसको नजदीक से देखें. सामरिक दृष्टि से, फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव, हाउ इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप इज फॉर इंडिया, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज वो हो रहा है ना सी में, बिकॉज उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा बताइएगा हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा. सॉरी, जैसे सुशीला ने अभी कहा, देयर इज अ ह्यूज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारे कब्जे में आ जाता है, केवल इसलिए कि वो आइलैंड है वहां, इनहैबिटेड आइलैंड है वहां. तो अगर चीन कोई बनाना चाहता है समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड, दे कैन नॉट डू इट इन दिस इकोनॉमिक जोन. ठीक है, तो दैट्स एक्सक्लूसिव राइट दे हैव गॉट फॉर अस. ये उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है. लेकिन अब अगर आप कहेंगे कि इनको सब लोगों को वहां से निकाल दीजिए और वहां डिफेंस इंस्टॉलेशन लगा दीजिए, मेरे विचार में ये एक बिल्कुल बेवकूफी होगी. क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी जो है हमारे लिए, देश भर के लिए, वह ये है कि वहां की वो आबादी है. जो पॉपुलेटेड आइलैंड्स, दे हैव एन इंटरेस्ट इन दोज आइलैंड्स, दे आर द ओनर्स ऑफ दोज आइलैंड्स. वो किसी को आके वहां कब्जा करने नहीं देंगे. आपको याद होगा कि जब पोर्चुगीज का कब्जा हो रहा था हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने लक्षद्वीप पे भी कब्जा करने की कोशिश की थी 16वीं सेंचुरी में.
इन्होंने उनको बिल्कुल ही बेदखल कर दिया। They never established anything in Lakshadweep. गोवा शोवा हर जगह हमने एस्टैब्लिश किया, लेकिन लक्षद्वीप में वो नहीं स्थापित हो पाए, क्योंकि वहां के लोगों ने नहीं इजाजत दी। और ये सुरक्षा हमारे पास है, यह जो आप बता रहे हैं, और इसीलिए मैंने वो उदाहरण दिया आपको कि एक जहाज वहां से निकलता हुआ आया श्रीलंका से, और यहाँ मिनिकॉय के पास किसी लैंड बैंक में वो पकड़ा गया। तो इस तरह से अगर कोई इस प्रकार की कोशिश करे भी, जो स्थापित इस समय माहौल है वहां का, सिचुएशन है वहां लक्षद्वीप का, तो उसमें किसी फॉरेन कंस्पिरेसी के लिए कोई मौका है नहीं। भगवान करे कि हम ऐसी बेवकूफी ना करें कि वहां की आबादी वहां से हटा देते हमारी सुरक्षा के। इट इज नॉट सुरक्षा। हाँ, हमारे डिफेंस फोर्सेस जो है, दे आर द फर्स्ट, दे आर द वंस हु प्रोटेक्ट अस, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, किंतु उनके पीछे हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है। जनता जब उनके पीछे खड़ी है तो हम सुरक्षित हैं। और यही बात हमारी जो नेवी है, नेवल फोर्स है, वो लक्षद्वीप के लिए, और देखिए फसीला वो आपको बताएगी, काफी ऐसे से वहाँ नेवल कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है आइलैंड्स के, किंतु उनका जो संबंध है आइलैंडर्स के साथ, वो परमानेंट है एंड कंटिन्यूइंग है, क्योंकि वह जानते हैं कि यहाँ एक पुरअमन आबादी और खुश आबादी और सपोर्टिव आबादी, वो हमारे लिए सुरक्षा की बड़ी सबसे अच्छी गारंटी है। मैं सईदा आपसे एक चीज और, ये देखिए, अभी आपने नाम लिया गोवा का, वजाहत साहब ने नाम लिया गोवा का, और गोवा की अभी बात पिछले हफ्ते क्रांति दिवस के कुछ 175 ईयर्स हो रहे थे। लोहिया जी ने 46 में जून के 19 तारीख को वहां पहली बार क्रांति का वो किया था, बात की थी, और गोवा वालों ने उसको आज तक बनाते हैं उस क्रांति दिवस को। वहां पे भी जब बात हो रही थी तो गोवा वालों का कहना है कि वी डोंट नीड कसिनोज, वी डोंट नीड ड्रग्स, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके साथ आएंगी। कसिनो आएगा तो ड्रग्स आएंगे, ड्रग्स आएगा तो क्राइम आएगा, क्राइम, क्योंकि जैसा आपने कहा कुछ जगह की लाइफस्टाइल है खाने की। आप अगर वो करेंगे, मैं झारखंड में पोस्टेड रहा, मैं करीब 2-2.5 साल पोस्टेड रहा। वहां की स्टेपल डाइट हड़िया है, वहां की एक लोकल ब्रू होती है जो बनाते हैं, वो है वहां का। आप नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह जाइए, बहुत सी जगह लोकल ब्रू है। उसी तरह से लक्षद्वीप का अपना एक खाने पीने का एक ढंग है, तो उसको डिस्टर्ब करने से ये क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अभी जैसे कह रहे हैं ना कि मालदीव्स हम बनाएंगे, दुनिया के जो बहुत महंगे होटल हैं, दुनिया के होटल में तो नहीं, क्या हिंदुस्तान के महंगे होटल में इंटरनेट नहीं आता है, वहां पे आप टीवी नहीं देख सकते हैं, वो आता ही नहीं है। ये उसका सेलिंग पॉइंट होता है कि आप दूर दराज चले जाए। ये मुझे क्यों टीवी दिखाना चाहते हैं, ये दुनिया, इनको लगता है कि टीवी दिखाने से वो होगा, इनको लगता है लोग इंटरनेट और टीवी से बाहर भाग रहे हैं। तो ये सईदा आपा एक चीज ये बताइए, ये जो महंगे होटल, महंगा टीवी, ये कसिनो आएगा, ड्रग आएगा, क्योंकि एक खुराफात नहीं आती है, शरारत जब आती है तो उसके साथ ये पूरा अपनी बारात लेके आती है। इसको भी, क्योंकि ये हम सबके लिए जरूरी है। और वो लोग तो चाहते ही नहीं कि वहाँ, वो तो चाहते नहीं थे कि लिकर हो, सिवाय बंगारम के, जो हमको वजाहत साहब ने बताया कि जब राजीव गांधी अपने परिवार के साथ एक छोटी सी छुट्टी के लिए वहां गए थे तो ना वहां बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जो आप कह रहे हैं कि ये जो आपको जो बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया, लखनऊ वाला खुराफात, तो ये लफ्ज बिल्कुल सूट करता है। तो जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पीपल गो फॉर नेचर, मगर ये लॉजिक इज वेरी कॉन्वोल्यूटेड। मगर मैं आपसे दो बातें ये कहना चाहती थी आनंद भाई। एक ये कहना चाह रही थी कि एक हमारा 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये लोग 97% मुसलमान हैं, कम्युनल तो आप जाहिर है कम्युनल कार्ड तो हमेशा खेला ही जाता है, पर ट्राइबल हैं ये लोग, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। एक हमारे बहुत अच्छे सीनियर सिविल सर्वेंट हैं, वजाहत साहब के भी, मेरे आपसे भी काफी सीनियर होंगे, उन्होंने बेहद एक अच्छा खत लिखा, वो पब्लिक हुआ, EAS शर्मा उनका नाम है। सारे मतलब उन्होंने ये पॉइंट ऑफ शेड्यूल 6 का पॉइंट कितनी खूबसूरती से उन्होंने उसको अनरेवल किया कि यू कैन नॉट इंटरफियर
unless you have taken, you know, the people into confidence. तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे वजाहत ने भी कहा और फसीला ने भी कहा कि जब एक ऐसे बाशिंदे हैं, ऐसे लोग हैं, the kind of people who are inhabiting, they are able to take care of these things. So if अंग्रेजी में है ना, if it ain't broke, don't mend it. तो टूटा ही हुआ कुछ नहीं है, तो उसको हम चले, हम सब कुछ जानते हैं. मतलब फसीला ने कहा कि they don't, you know, we know how to bring progress. हमने जब आज से 2004 से 2014 तक IDA में थी मैं उसकी, I was looking after IDA and chaired by the Prime Minister and all the top ministers of the government. तो उस वक्त येलो फिन ट्यूना थी, राइट फसीला? इतनी जबरदस्त वहाँ की एक, तो we were looking at all these things, and these children, these young people have said, let us have a good way of getting to mainland. कोची जाएं, अपनी तालीम के लिए जाएं, और दूसरी ये है कि इलाज के लिए हम जाएं, क्योंकि जैसे I think rightly you said कि we cannot have those, you know, multi-specialty hospitals in Kavrati या Kalpini or Androth, you know. So those are the things that they need. And here the whole world is looking at these precious coral atolls, और दुनिया कह रही है कि ये जो मैंने आपसे कहा है कि this is unique to ecological marvels that are unique to India, quote unquote. और उसी को हम तबाह और बर्बाद करने के लिए हमने कमर बांध ली है. और please, we are sitting on a very, very crucial moment, because as we are talking, something is happening there. और इसी वजह से हम लोग, फसीला एंड आनंद भाई ने इस वक्त इतना अच्छा किया ये डिस्कशन करके, इसी वजह से हम यहाँ बैठे हुए, इतनी हजारों मील दूर बैठे हुए, and we are just trying to put all our strength, you know, give you whatever moral support in our own humble way we can give. To Fasila, you being the youngest till now, the youngest panelist which I had since morning, I also request you to please conclude the session, and your statement for the next session will be the opening statement. The next session is on the third wave. Are we prepared? Now, you people fought the corona the best way. There was zero corona cases, COVID cases in Lakshadweep. Now, with the new administrator coming in, he has got corona with him. So, how you protected Lakshadweep? Give a brief statement on how you protected Lakshadweep from corona. The then administrator, kind of Mr. Dineshwar Sharma, kind of had an understanding of how the geography and social structure of Lakshadweep is. See, we stay mostly in joint families where mostly 5 to 15 to sometimes 20 people live in one family, and we stay in very, very close-knit houses, very densely populated. So norms like social distancing is something difficult to even implement in a place like Lakshadweep. So it was understanding that such a strict quarantine system was brought in by the then administration, saying that if anybody had to come in from the mainland, they had to test, then have a 7-day quarantine, then test, and then only they can enter. Because we understand that time there was a clear understanding that if one case of corona reaches Lakshadweep, it might be an uncontrollable spread, which is what is happening today. Even today, there are like such stringent lockdowns, because of which people can't even protest in this distressed scenario. So that is how this was tried to protect. But in one go, this one man's misstep has resulted in 43 plus deaths today. You know, so this is, we are talking about human lives and how we need to value that. You know, 43 human lives is not something very small, right? So these are policy decisions which are resulting in loss of life. This is not something that should happen in today's scenario. I fully endorse your thing, and we all stand with you. We all stand with Lakshadweep. Thank you so much, Wajaz Saab. Thank you so much, Saida Appa. And thank you so much, Fasila ji, because in these trying times, you people are fighting there on the ground. We all are there. Thank you so much for joining this discussion. Thank you.